अधिकार व्यक्ति के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी थिंग्स होती हैं और व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास तभी कर सकता है जब उसका जीवन हो। तो इसी जीवन के अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रोविजन किया गया है। इस आर्टिकल को हम समझते हैं। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसे वंचित किया जाएगा। इस आर्टिकल में 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी तो सारी बातें स्वयं से ही समझने में आती हैं, पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि यह जो आर्टिकल है, यह जो मूल अधिकार का प्रोविजन करता है वह व्यक्तियों के लिए करता है, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति शब्द का मेंशन होने का मतलब यह है कि यह जो अधिकार है वह भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में लीगल रूप से रह रहे विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। मीन्स यह हुआ कि मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत आया हो, वह किसी भी काम को लेकर आ सकता है, मैच खेलने आ सकता है। खैर अमेरिका वाले तो बहुत कम ही मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलने आए हैं या फिर पिकनिक टूर पर आए हैं या रामलला के दर्शन करने आए हैं या किसी भी काम के लिए वह भारत आए हैं, तो उनको भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है और नागरिकों को तो मिली हुई है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, मीन्स उसे कोई मार नहीं सकता। दूसरी इसमें बात है दैहिक स्वतंत्रता की, मीन्स पर्सनल लिबर्टी की। क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसके साथ रहेगा, किसके साथ शादी करेगा, कब सोएगा, कब जगेगा। आप रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का केस याद करिए। बाबा रामदेव सो रहे थे और उन पर लाठी चार्ज किया गया और बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि व्यक्ति सो रहा था और सोना व्यक्ति का मूल अधिकार है, आपने लाठी चार्ज कैसे किया। तो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्ति क्या पहनेगा, किस कमरे में रहेगा, कमरे का डोर बंद करके रखेगा या ओपन करके रखेगा, यह व्यक्ति का पर्सनल मैटर है। व्यक्ति कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, फोन में किसका नंबर रखेगा, किसका नंबर डिलीट करेगा, फोन का पासवर्ड किसी का क्या होगा, ये उसका फंडामेंटल राइट्स होगा। और इस बाबत 2-4 महत्वपूर्ण केस हैं जिन केसेस को हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू मैरिज पर्सनल चॉइस का राइट है और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक हादिया वर्सेस केरल स्टेट के संबंध में निर्णय पास किया कि व्यक्ति किससे शादी करेगा, किस धर्म के व्यक्ति से शादी करेगा, यह उसका अपना निजी मामला है। हादिया एक
हिंदू लड़की थी जिसने एक मुस्लिम युवक से शादी की और इसकी शादी को चैलेंज किया गया कि इसने धर्मांतरण करके या इसको फोर्सफुली धर्मांतरण कराया गया है और इसको मुस्लिम धर्म स्वीकार कराकर इसकी मुस्लिम युवक से शादी कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि हादिया एक वयस्क महिला है और एक वयस्क महिला को यह अधिकार है कि वह किसके साथ शादी करेगी। तो इन टोटलिटी ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 सारे मूल अधिकारों में एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जो व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए सारी कंडीशंस को अवेल कराता है। इसी तरीके से पुट्टास्वामी केस आया, पुट्टास्वामी केस 2017 का, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार उसका फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 21 के तहत। इसी तरीके से अन्य बहुत सी कैटेगरियां फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर घोषित किया, जैसे सूचना का अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित किया है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत आपको इमीडिएट मेडिकल की जो सुविधा है वो मिले। आपको स्वच्छ पर्यावरण में जीवित रहने का अधिकार है। आपको आवागमन की आज़ादी है, तो 19 में भी है। इसी तरीके से आपको बेवजह से आपके ऊपर हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी। ये सारे समय समय पर अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया है। इसी तरीके से 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। ये कुछ आम बातें थी, लेकिन इस आर्टिकल में एक शब्द लिखा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और एक दूसरा टर्म जो यूज होता है वह है विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये जो फ्रेज है यह अमेरिका के संविधान में है और यह फ्रेज भारत के संविधान में है और ब्रिटेन के संविधान में। और इसी फ्रेज को अनुच्छेद 21 में लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं देह स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। अब पहले दोनों में अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम कोरिलेट करते हैं अनुच्छेद 21 से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ विधि कौन बनाता है? संसद विधि बना सकती है और राज्य सरकारों में विधानमंडल कानून बना सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं देह स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए संसद ने एक कानून बनाया कि व्यक्ति को अनावश्यक देश विरोधी बातें नहीं बोलनी है, यह विधि बना दी गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद के इस कानून की अवहेलना करता है और देश के बारे में गलत बोलता है, तो क्या होगा? न्यायपालिका क्या करेगी? अब संसद ने मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अनावश्यक बोला और उसको जेल में डाल दिया, तो अब हमारी जो न्यायपालिका है वह यह देखेगी कि संसद ने जिस व्यक्ति को जेल में डाला है, क्या संसद ने उस व्यक्ति को जेल में डालने के लिए
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं किया है। विधि कैसे बनेगी? संसद में लोकसभा से बिल पास हो, राज्यसभा से बिल पास हो, उसके बाद राष्ट्रपति साहब उस पर हस्ताक्षर कर दें और राष्ट्रपति साहब हस्ताक्षर करके उसको कानून का रूप दे दिए और कानून बन गया और कानून के तहत इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। तो क्या हुआ कि न्यायपालिका जांच में पाती है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही व्यक्ति को जेल में डाला गया है, तो न्यायपालिका क्या बोलेगी? यस, राइट है, सही है। जो भी काम हुआ है वह लीगल है, क्योंकि संसद ने विधि बनाया था, विधि की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा किया था, इसलिए जिस व्यक्ति को जेल में डाला गया है उसको जेल में ही रहना है। इसी के बाबत एक प्रसिद्ध केस था, ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस, और यह केस 1950 का है। ए.के. गोपालन जो व्यक्ति थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही एक एक्टिविस्ट की तरह काम करते थे और पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे। उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और कई बार सांसद भी रहे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इनको लगता था कि जो भारत की आजादी है वह एक पूंजीपति से दूसरी पूंजीपतियों को ट्रांसफर हुई है और संपूर्ण रूप से अभी भारत आजाद नहीं हुआ है। तो इसी तरीके की बातों को धारणा बना के ये अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे और सरकार को लगता था, और सही भी है, कि इनकी बातों से भारत की एकता और अखंडता में प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। तो केरल स्टेट ने इनको जेल में डाल दिया और उसके बाद ये जेल में ही थे कि 1950 में एक कानून आ गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसको सजा मिलेगी। तो ए.के. गोपालन के ऊपर पहले से ही जेल में थे और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी इनको डिटेन कर दिया गया। तब इनके द्वारा मीन्स इनके वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि ए.के. गोपालन को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जिस हिसाब से ए.के. गोपालन को जेल में डाला गया है उसमें पूर्णतः विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है, क्योंकि विधि बनी है कि आप राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता के संबंध में नकारात्मक नहीं बोल सकते और आप नकारात्मक ही बोल रहे हो, इसलिए आपको जेल में डाला गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि यदि संसद ने या विधानमंडल ने कोई कानून बनाया और कानून एक प्रोसेस के तहत ही बनाया गया है, मीन्स लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, या पहले राज्यसभा में आया फिर लोकसभा में गया, मीन्स दोनों सदनों से पारित हुआ और राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर कर दिया और वह कानून बन गया, तो न्यायपालिका ऐसे सारे विषयों पर निर्णय देते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही कार्य हुआ है अथवा नहीं। यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कार्य हुआ है तो न्यायपालिका भी उस पर हस्ताक्षर करेगी या उसी को ही मान लेगी। लेकिन इसमें जो एक दूसरा टर्म है जो यूज में रहता है वह है विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है, विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका के द्वारा केवल इतना जांच नहीं किया जाएगा कि जो कानून बना है वह लोकसभा से भी पारित हुआ है, राज्यसभा से भी पारित हुआ है और अंत में राष्ट्रपति साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया है तो यह कानून बन गया है, बल्कि इसकी जांच कर के साथ साथ न्यायपालिका यह भी देखेगी कि कानून में जो कंटेंट है या जो प्रोविजन है वह फेयर है, जस्टिसेबल है कि नहीं है। मीन्स ऐसा कानून तो नहीं बना दिया गया है जो कि नागरिकों के या व्यक्तियों के मूल अधिकारों को कम कर रहा हो।
तो केवल न्यायपालिका इतने तक सीमित नहीं रहेगी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कानून बनाया गया है और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है। हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा ऐसा कानून बना दिया जाए जो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर देगी। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका यह जांच तो करेगी ही कि जो विधि बनाई गई है वह प्रॉपर जो व्यवस्था है उसका पालन करते हुए बनाया गया है, परंतु न्यायपालिका इस बात की भी जांच करेगी कि जो कानून के कंटेंट हैं वह फेयर है कि नहीं, वो न्यायपूर्वक है कि नहीं। तो ये हुआ विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया का बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है जिसका प्रयोग हमारी न्यायपालिका ने किया। तो इसको जानने के लिए हमें एक केस पढ़ना पड़ेगा, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा सरेंडर करने को कहा गया कि आप बाहर भ्रमण नहीं कर सकती और अपना पासपोर्ट हमारे पास जमा कर दीजिए। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गई और केस फाइल किया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेनका गांधी के द्वारा यह कहा गया कि व्यक्ति का जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें केवल भारत में ही आवागमन की आजादी नहीं शामिल है, बल्कि यह भी शामिल है कि वह भारत से बाहर भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, आपकी बात सही है और जो भी कानून बनाया गया है जिसमें आपको या आपके पासपोर्ट को, क्योंकि रीजनल ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वह किसी भी व्यक्ति से पासपोर्ट को सरेंडर करने को कह सकता है। ये तो एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में अनफेयर के भी एलिमेंट शामिल हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है बाहर, आप उसको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति आतंकवादी टाइप का हो तो उसको आप पकड़ सकते हो, उसका पासपोर्ट आप रद्द कर सकते हो, लेकिन मेनका गांधी पर तो ऐसे कोई केस थे नहीं। इसलिए मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अनुच्छेद 21 में ही विधि की सम्यक प्रक्रिया का भी जो पुट है वो देखने को मिलता है। तो यूं कह सकते हैं कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया के बीच अंतर है, वह अंतर यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नेचुरल जस्टिस को शामिल नहीं किया जाता, बट विधि की सम्यक प्रक्रिया में नेचुरल जस्टिस को भी शामिल किया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण बात जो अनुच्छेद 21 से कोरिलेट होती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर और अनुच्छेद 22 को पढ़ते हैं। इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 प्रावधान करता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसको समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बंदी नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी को बंदी बनाया गया या गिरफ्तार किया गया तो उसके संबंध में भी उसके कुछ राइट्स होंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि किसी को गिरफ्तार या निरोध क्यों किया जाता है। तो यह गिरफ्तारी दो विषयों में हो सकती है, एक दंडात्मक, एक होती है निवारात्मक। प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव। समझते हैं। दंडात्मक का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और उस क्राइम को किया, न्यायपालिका ने उस क्राइम का ट्रायल किया और उसको दोषी पाया गया। तो जब उसको क्राइम किया और क्राइम की सजा मिली
तो उस सजा के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन निवारात्मक का मतलब क्या हुआ? निवारात्मक का मतलब यह हुआ कि संभावना है कि एक्स नाम का व्यक्ति अपराध कर सकता है। तो अपराध घटित होने से पूर्व जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दो बात हो गई, लेकिन ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 22 के तहत, उन अधिकारों को समझते हैं। अधिकार यह है कि मान लीजिए किसी को दंडात्मक संबंध में या विषय में किसी को अरेस्ट किया गया तो उसके पास क्या राइट्स होंगे? उसके पास राइट्स होगा कि वह कारण जान सकता है कि किस कारण से आपने हमें अरेस्ट किया है। दूसरा, उसके पास यह राइट होगा कि वह अपने वकील की परामर्श ले सकता है। और उसके पास अधिकार होगा कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाए या उसे पेश किया जाए। और यदि जो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी सजा गलत होती है या उसको बेल मिल जाती है तो उसको रिहा किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि 24 घंटे में किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के लिए जो समय लगेगा उस समय को 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति को निवारात्मक मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है तो उसके लिए क्या अधिकार होंगे? तो उसके पास यह अधिकार होगा कि उसे अधिकतम 3 माह तक ही डिटेन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ी कि उसे और भी लंबे समय तक डिटेन करना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा। और इस सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो हाई कोर्ट के जज साहब होंगे। फिर इसमें क्या अधिकार या व्यवस्था है? अधिकार या व्यवस्था यह है कि उसे कारण बताया जा सकता है, लेकिन यदि कारण बताना उचित नहीं समझती है सरकार तो कारण नहीं बताया जाएगा। तीसरी व्यवस्था इसके तहत यह है कि उसे विधिक परामर्श की आजादी होगी। तो ये था आर्टिकल 22 का कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट जिससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यह सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। तो आज के इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।